सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। सवाल है कि क्या यही पंक्ति अब साहिब के लिए सेट होने लगी है? आप कहेंगे कि उनको काहे का दुख, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, 8,500 करोड़ की हवाई जहाज में उड़ते हैं, न जाने कितने हजार किलो का मशरूम खाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा घड़ी चश्मा सब पहनते हैं, महीने का करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च होता है, दुनिया की हर संभव सुख सुविधा उनके पास है, उनको किस बात का दुख? तो ध्यान रहे कि आदमी जिस टाइप का होता है उसके अपने उसी टाइप के दुख भी होते हैं। जिसने लगातार सत्ता का सुख भोगा हो, लगातार जीत का सुख भोगा हो, जो ठसक से जीने का आदी हो, जब उसका ये सब कुछ छिनने लगता है, जब उसका प्रभुत्व कम होने लगता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दुख होता है। और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से साहिब की जिंदगी में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जिसने उनके चेहरे की रौनक छीन ली है। एक सुंदरता प्राकृतिक होती है और एक होती है लीपा पोती वाली, यानी मेकअप वाली। साहिब के चेहरे पर आजकल जो हंसी दिख रही है, सवाल है कि क्या वो मेकअप वाली है? जी हां, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पिछले 2 दिनों में भाजपा के भीतर तमाम राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। भयंकर खींचतान की खबरें हैं जो किसी को बड़ा दुख दे रही होंगी। और तो और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मानसून ऑफर लिए घूम रहे हैं। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यूपी में भाजपा टूट सकती है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है क्या? केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने कौन सा ऑफर दिया, केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का क्या होने वाला है, इन सभी मुद्दों पर बेहद आसान भाषा में चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये सामने आई है कि महाराष्ट्र में अजित पवार के रूप में मोदी शाह की जोड़ी को चाय की मक्खी मिल गई है क्या? क्या अजित पवार को बहुत जल्द मोदी अपनी चाय में से निकाल कर फेंक सकते हैं, वो भी चूस कर? इसके अलावा इस वीडियो में हम साहिब की 10 साल की कमाई पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आज उनकी कमाई की पोटली खोलेंगे और 2 महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक ट्रेन हादसा भी है। उधर एक चोर एक घर में चोरी करने गया, वापस फिर दूसरे दिन उसी घर में चोरी करने गया, मगर जब दूसरे दिन गया तो एक बुजुर्ग की तस्वीर देख ली। इसके बाद उसने चुराया हुआ सारा सामान वापस ला के रख दिया और तो और माफीनामा लिख कर गया। ये कहानी देश के सत्ताधीशों के लिए बड़ी जरूरी है, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए अभी इसे लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा टन से। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए शुरुआत में ही निपटा लिया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए आपकी बात कर पाते हैं। देश में गोदी मीडिया किस तरह से जहर फैला रहा है, उस जहर का परिणाम क्या है, ये भी आप सबके सामने है। एक परिणाम ये भी देख लीजिए, गोदी मीडिया किसके चेहरे पर जहर फैलाता है और उस जहर का असर क्या है आपकी स्क्रीन पर। यह है साहिब की 10 साल की कमाई, इसमें गोदी मीडिया का भी अपना हिस्सा है। इन तस्वीरों को देखिए, देखकर अंदाजा तो लग ही जाएगा कि ये खंडित मूर्तियां हैं और मूर्ति हिंदुओं के किस भगवान की है ये भी आप समझ गए होंगे। हुआ यह है कि रामराज्य के सिद्धार्थनगर में 15 जुलाई को गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी गई। पुजारी ने 2 मुस्लिम युवकों को मूर्ति तोड़ने का आरोपी बनाया। यह भी कहा कि दोनों लड़कों ने मंदिर में पूजा कीर्तन नहीं होने देने की धमकी दी है, मगर पुलिस ने जब अपने तरीके से पुजारी से पूछताछ की तो पुजारी ने सारी प्लानिंग बता दी और कबूल कर लिया कि मूर्ति उसने ही तोड़ा था, क्योंकि वो दोनों मुस्लिम लड़कों को फंसाना चाहता था। अब जरा सोचिए, इस देश में मुसलमानों को फंसाना कितना आसान हो गया है। और ये कितने गिरे हुए लोग हैं जो मंदिर में रहते हैं, खुद को पुजारी कहते हैं, घंटी बजाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, मगर फिर भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवाद इनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। किसी से निजी दुश्मनी निकालने के लिए भगवान की मूर्तियों को खुद ही अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, मूर्तियों का सहारा ले रहे हैं, नफरत का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने से मन शांत होता है, मगर पुजारी कृच राम जैसे लोग इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर देते हैं। वैसे पुजारी ने अपने निजी दुश्मनी में बदला लेने का प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन मंदिर के आसपास खेलने वाले बच्चों ने पुजारी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। स्थानीय पुलिस का जो बयान है उसे जरा सुनिए कि पुलिस ने कैसे इस मामले का पर्दाफाश किया है। आज दिनांक 16/7/2024 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कठेला समय माता के अंतर्गत पड़ने वाले गांव तौली हवा में स्थित मंदिर के पुजारी श्री कृचराम ने थाने पे आकर तहरीर दी कि उसी गांव में रहने वाले 2 मुस्लिम लड़कों, जिनका नाम मन्नान और सोनू है, मंदिर में रखी हुई गणेश जी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 94/2024 अंतर्गत धारा 298 115 2 BNS दर्ज किया गया। इसके बाद थाना स्थानीय की पुलिस, मैं क्षेत्राधिकारी सौरभगढ़ और उप जिलाधिकारी सौरभगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हमारे द्वारा जांच की गई। तो जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि जिस समय प्रतिमा खंडित की गई थी
उस समय वहाँ 8-10 साल के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने बताया कि इस प्रतिमा को साधु बाबा ने तोड़ा है। बच्चों की बात पर विश्वास करते हुए पुजारी जी से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर पुजारी जी ने बताया कि इन दोनों लड़कों मन्नान और सोनू के परिवार से उनका झगड़ा चलता रहता है। उनसे परेशान होकर उनको मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और इस आशय की तहरीर थाना स्थानीय पर दे दी। उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया। आरोपी पुजारी जी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनेगी। सुन लिया आपने। तो साहिब के पिछले 10 सालों की एक महत्वपूर्ण कमाई ये है, यदि आपको किसी मुसलमान से बदला लेना है तो कहीं उसके नाम पर मांस फेंक दीजिए, कहीं टोपी लगाकर कोई कांड कर दीजिए, कहीं मंदिर में मूर्ति तोड़ दीजिए। यदि पुलिस ने कायदे से जांच नहीं किया तो आप सफल हो जाएंगे, और कहीं यदि बच्चों ने देख लिया तो आपके भीतर जो आतंकवादी है उसका चेहरा सामने आ जाएगा। वैसे भी कृच राम नाम के इस पुजारी को लगा होगा कि भाई जब नेता लोग इसी मंदिर और भगवान के नाम पर बड़े बड़े दंगे करवा देते हैं, बड़े बड़े घोटाले कर लेते हैं, सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, तो मंदिर और मूर्ति से ज्यादा करीब तो हम हैं नेताओं की तुलना में। अगर दूर से नेता लोग भगवान के नाम पर फायदा उठा सकते हैं तो हम करीब रहकर इस लाभ से वंचित कैसे रहें? क्यों ना हम भी लाभ उठाएं। बहरहाल अब साहिब की 10 साल की एक और कमाई देख लीजिए। कहां तो 10 साल पहले बुलेट ट्रेन का सपना लेकर आए थे, मगर अब बुलेट ट्रेन तो सपना ही रह गई, जो थी वो भी पटरी पर नहीं चल पा रही है। आज दोपहर ही उत्तर प्रदेश में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 5 लोगों की मौत की खबर है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक मरने वालों की संख्या और बढ़ जाए। ईश्वर न करे ऐसा हो, मगर हो भी सकता है। 3AC के भी कई डिब्बे पटरी से उतर गए। कुल 15 डिब्बे पटरी से नीचे पाए गए। यात्री खिड़कियां तोड़ तोड़कर बाहर निकले। दैनिक भास्कर के इस खबर के अनुसार यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ और ट्रेन की बोगियां 3 बार पलटी खाकर नीचे गिरी हुई थी। दर्जनों यात्री घायल हैं। 2 यात्रियों के पैर कट गए। बताया जा रहा है कि ज्यादातर घायल यात्री AC कोच के हैं। दैनिक भास्कर ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई हैं जिसमें मरीजों को यानी घायलों को खटिया पर लेटाकर ले जाया जा रहा है। सवाल यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री के पास 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है उड़ने के लिए, उस देश में आम आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं है? क्या हमारे देश का रेलवे इतना गरीब है, पैसे की इतनी कमी है, भिखमंगाई चल रही है कि वो एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं कर सकता? अगर एयर एम्बुलेंस होती तो मिनटों में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, बहुतों की जान बचाई जा सकती है। कुछ साल पहले रेल मंत्री प्लास्टिक की ट्रेन दिखाकर लोगों को बता रहे थे कि हमने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली है, अब ट्रेनें आपस में टकराएंगी नहीं, रेलवे बहुत तरक्की कर रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है, सुरक्षा मजबूत हो रही है। मगर हकीकत इन सब से दूर है। आए दिन ट्रेनें टकरा भी रही हैं, पटरी छोड़ के नीचे जा भी रही हैं, और रेलवे लगा हुआ है ये बात सुनिश्चित करने में कि आप लोग वेटिंग टिकट लेके ट्रेन में न चढ़ जाएं। सवाल यह है कि वेटिंग टिकट तुम ही देते हो ना, देते क्यों हो? और यदि तुम्हारे पास अपने ही देश की जनता को यात्रा कराने की सुविधा उपलब्ध कराने की हैसियत नहीं है तो ये बात तुम्हारे लिए शर्मनाक है, और साथ ही साथ देश की जनता के लिए भी है। मगर चूंकि आप जानते हैं जब जनता ये भूल जाए कि लोकतंत्र की मालिक वही है तो नौकर सर पे चढ़ के कूदने लगता है, और कूदेगा भी क्यों नहीं। जब कूदने की तैयारी कर रहा था, कूदने की अनुमति मांग रहा था, तो आप ही ने तो हर हर का नारा लगाकर नौकर को बढ़ावा दिया था। CAG ने भयंकर घोटाले का खुलासा किया कि जिस पैसे को रेलवे की सुरक्षा पर खर्च करना था उस पैसे से अधिकारियों ने अपने लिए VIP सामान खरीदा, सोफा खरीदा, बर्तन खरीदा, स्टेशन के बाहर साज सज्जा की। चर्चाएं ये भी उठी कि स्टेशनों के बाहर झंडा खड़ा कर दिया गया, शायद इसीलिए लगा दिया गया होगा ताकि आप जब स्टेशन में घुसे तो झंडे को सैल्यूट कर लें। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। जगह जगह लिखा होता है यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब रेलवे को चाहिए कि सामान की जगह जानमाल लिख दें कि यात्रीगण अपने जानमाल की सुरक्षा स्वयं करें। ट्रेन पलट गई, 2 ट्रेनें आपस में भिड़ गई, आग लग गई और आप मर गए तो रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। जब प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आप जिम्मेदारी से भाग ही रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती, किसी को सजा नहीं मिलती और इस्तीफा वगैरह तो इस सरकार में होता ही नहीं है। और ये बात खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि ये UPA की कांग्रेस वाली सरकार थोड़ी ना है कि जिम्मेदारी लेकर कोई इस्तीफा दे देगा। ये नरेंद्र मोदी की NDA वाली सरकार है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। यानी अब तो घोषित बेहयाई चल रही है, घोषणा कर दी जा रही है कि हम परम बेहया हैं, हम किसी घटना की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं लेंगे, शर्म महसूस नहीं करेंगे, बहुत हो हल्ला होगा तो 2-4 रेल बना देंगे, बढ़िया रेल मंत्री न बन पाए कम से कम बढ़िया रेल मंत्री तो बन जाए। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, विश्वगुरु तो हम बन के रहेंगे और 22-23 साल बाद जब विकसित भारत बन जाएगा तो फिर उसका सुख हमें ही तो भोगना है। अब ज्यादा सुख चाहिए तो ऐसी छोटी मोटी समस्याओं को तो झेलना ही पड़ेगा। कड़वी दवाई का कड़वा घूंट तो आप जानते ही हैं। बाकी टाइम पास के लिए बता देता हूं कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं, देश में करोड़ों बेरोजगार खलिहर हैं, मगर सरकार के भीतर कोई जिंदा नहीं है जो बेरोजगारों को रेलवे में नौकरी दे दे और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, सब कुछ ठीक ठाक चले। वैसे विश्वगुरु टाइप के लोग तो आजकल अपना ही भविष्य ठीक करने में लगे हुए हैं, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं। गांव में हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग घर फोड़वा होते हैं जिनका 24 घंटे का यही काम होता है दूसरों के घरों में झगड़ा लगाना, दूसरों का परिवार तोड़ना, दूसरों के रिश्तों को तोड़ना। मगर प्रकृति का नियम ऐसा है कि उसके अनुसार अंततोगत्वा उन्हीं का अपना परिवार बुरी तरह से टूटता है और जो प्लान ये लोग दूसरों के लिए कर रहे होते हैं वही तांडव इनके अपने घर में शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी मोदी शाह की जोड़ी के साथ होती भी दिख रही है। पिछले 10 साल से मोदी सत्ता ने जनता द्वारा चुनी हुई तमाम सरकारों को गिराया, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। और तो और पिछले 10 साल से मोदी सत्ता ने जनता द्वारा चुनी हुई तमाम सरकारों को गिराया, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। जिस कृत्य की आलोचना होनी चाहिए थी उस काम को गोदी मीडिया और उसके पालतू लपटझंडिसों ने मास्टर स्ट्रोक बताकर प्रचारित किया तथा भाजपा के एक नेता को चाणक्य बताना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि उस चाणक्य की चाणक्यगिरी देश के काम बिल्कुल नहीं आ रही। पाकिस्तान अपने तरीके से हमारे जवानों को शहीद किए जा रहा है और चीन अपने तरीके से तथा चाणक्य खाली कुर्सी के चक्कर में परेशान नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भयंकर हार मिली है, गजब गजब की कहानियां सामने आ रही हैं। यूपी में भाजपा के जो सहयोगी हैं वो भी और भाजपा के अपने नेता और विधायक भी योगी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इशारों में घेरा जा रहा है, उनके कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हार का ठीकरा सीएम योगी के सर पे फोड़ने की कोशिश है। जबकि हकीकत यह है कि यूपी में हार का ठीकरा ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की गुजराती जोड़ी पर फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पूरा चुनाव उन्हीं के चेहरे पर तो हुआ था और उन्हीं के मैनेजमेंट में हुआ था। हालांकि इस मामले पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात की है, योगी आदित्यनाथ को कौन क्यों हटाना चाहता है और यदि हटा दिया तो बीजेपी का क्या होगा। मगर फिलहाल समझने वाली बात यह है कि भाजपा में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, इनका सपना फिर से लटकता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों खूब दिल्ली का दौरा कर रहे थे, चर्चा उठी कि ऐसा लग रहा है इस बार खेला हो ही जाएगा, सीएम योगी गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। मगर हमने इस वीडियो में जो बात कही थी कि यदि यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया तो समझ लीजिए कि बची खुची लुटिया भी भाजपा की डूब जाएगी। अब जब हमें इस बात का एहसास है, हमें पता है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली वालों को और अच्छे से पता होगा। अब खबर है कि केशव मौर्य को या तो उत्तर प्रदेश का या फिर पूरे देश का बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी के कई टुकड़े किए जाएं और उनमें से एक हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य, एक हिस्सा सीएम योगी को दे दिया जाए। हालांकि यह अभी दूर की गोटी है, इसमें भी तमाम नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाना होगा। अब उत्तर प्रदेश को आम तो है नहीं कि काट के 3 हिस्सा 4 हिस्सा कर देंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि यूपी के भाजपा अध्यक्ष दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। चर्चा यह भी उठी कि उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है, हालांकि बाद में उन्होंने इनकार किया। पीएम मोदी से भी मुलाकात कर रहे हैं और यूपी में जो खींचतान है भाजपा के भीतर उन सब की जानकारी दे रहे हैं। उधर कुछ लोग यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। ये आवाज भी भाजपा के भीतर से ही उठ रही है। खबर है कि यूपी के मामले पर मोदी शाह के बीच घंटों तक बातचीत होती रही। यूपी के सीएम कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, यानी उधर से यह संदेश दिया जा रहा है कि अपन अपना काम कर रहा है, आप लोगों को जो करना है करते रहिए। और इन्हीं सब के बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि लौट के बुद्धू घर को आए। और यह ट्वीट तब आया जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस लौटकर यूपी आए। हालांकि अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिखा, मगर इशारों में सभी लोग समझ गए कि लिखा किसके लिए है। मगर अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो एक बार फिर से इशारों में भाजपा के उन नेताओं को ऑफर दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, पहले भी थे और अभी भी है। हालांकि अब रेस नहीं कहा जा सकता, अब चाहत में है कहना चाहिए, यानी केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को। आपको याद होगा 2017 में भी चुनाव परिणाम आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नाम जोरों पर था, मगर सपना पूरा नहीं हुआ और 2017 के बाद कई बार यह सपना पूरा करने का प्रयास हो रहा है, ऐसी खबरें आई। पहले भी अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को यह ऑफर दिया था कि भाजपा तोड़कर हमारे पास आ जाइए, बिहार का उदाहरण लीजिए, हम आपका समर्थन कर देंगे, आपके मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, यानी 100 विधायक लाइए, हमारे साथ सरकार बनाइए। अब सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों को लाने की स्थिति में है और ला सकते हैं? तो इसका जवाब राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार है कि नहीं। केशव प्रसाद मौर्य की इतनी ठसक नहीं है कि 100 विधायक उनके साथ जाएं
और जमीन पर भी केशव प्रसाद मौर्य का प्रभाव क्षेत्र इतना नहीं है कि वो सीएम योगी को टक्कर दे सके। उधर पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही नेता आपस में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। सरकार में सहयोगी कभी मुख्यमंत्री को पत्र लिख देते हैं, कभी खुलेआम कह रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो 2027 में हार जाएंगे, बड़े बदलाव की जरूरत है। यानी सिर्फ फुटबॉल भयंकर रूप ले चुकी है। बाकी शाह और योगी के बीच जिस तनातनी की चर्चा सालों से चल रही है, बताया जा रहा है कि ये सब कुछ उसी का परिणाम है। मगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी मजबूत होते हुए भी दिख रही है और वो एक ऐसी मछली के रूप में बनते जा रहे हैं जो मोदी शाह के लिए अजीब उहापोह की स्थिति पैदा कर रही है। इस मछली को न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब बुलडोजर की रेस को कम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मर्जी के अधिकारी लगाते हुए दिख रहे हैं, ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं और सारी बागडोर अपने हाथ में समेटने का काम हो रहा है। यानी यूपी में दिल्ली अब पहले से कमजोर होती हुई दिख रही है। यानी अमित शाह की पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव के बाद से। और भाजपा के भीतर इन सारी सिर्फ फुटबॉल के बीच फंसे हैं साहेब। लोग कह रहे हैं कि अब तक दूसरों के घरों में बहुत तोड़फोड़ कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था, अब अपनी बारी आ गई है। अब शायद ये एहसास हो रहा होगा कि जब तोड़फोड़ होती है तो कैसा लगता है, जब अपनी ठसक कमजोर पड़ती है तो क्या होता है। वैसे गुजराती जोड़ी की चर्चाएं सिर्फ दूसरों की पार्टियां तोड़ने, परिवारों को तोड़ने और सरकारों को तोड़ने के लिए ही नहीं होती है, इसलिए भी होती है कि तोड़कर पहले किसी का यूज करते हैं और फिर जैसे चाय में से मक्खी निकालकर फेंक दिया जाता है उसी तरह से फेंक दिया जाता है, उसी तरह से फेंक भी देते हैं काम खत्म होने के बाद। वैसे फेंकने का काम सिर्फ बाहरी नेताओं के साथ ही नहीं होता, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी लगातार ऐसा होता आया है। तमाम उदाहरण हम सबके सामने हैं। अब खबर यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी चाय की मक्खी बना सकती है। आरएसएस की मैगजीन में छपे एक लेख का हवाला देते हुए शरद पवार गुट के प्रवक्ता ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को अपना गठबंधन छोड़ने के लिए कह रही है। भाजपा को यह एहसास हो गया है कि अजित पवार के साथ गठबंधन में ये लोग महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अब अजित पवार से पीछा छुड़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दरअसल साप्ताहिक मैगजीन विवेक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में एनसीपी के साथ यानी अजित पवार के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं भाजपा के खिलाफ तेजी से बढ़ी, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ और भाजपा चुनाव हार गई। यानी जब हार का ठीकरा अजित पवार के सिर पर फोड़ा जाना शुरू हो चुका है, तब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अब अजित पवार को बाय बाय टाटा कहा जा सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जैसी हार मिली, उसकी कल्पना भी इन लोगों ने शायद नहीं की होगी कि 48 में से मात्र 9 सीटों पर ही सिमट जाएंगे, जबकि पिछली बार बीजेपी के 23 सांसद थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीत ली और चर्चा है कि चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन यानी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन और ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सुधार करने के लिए न तो समय है न कोई मुद्दा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बेहद मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जनता भी उनके साथ है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपना गठबंधन भी बेहद मजबूत कर लिया है और अभी से सबने बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। यानी एक तरफ जितनी ज्यादा मजबूती है, दूसरी तरफ बीजेपी में उतनी ज्यादा कमजोरियां। तथा अजित पवार की कमजोरी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उनकी पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने अजित पवार का साथ छोड़ दिया और खबर है कि जल्द ही शरद पवार के साथ जा सकते हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामला यह है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। यदि महाराष्ट्र में भाजपा चुनाव हार जाती है, सरकार चली जाती है, तो क्या एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ बने रहेंगे या फिर वो भी अपने पुराने घर में जाने की सोचेंगे? क्योंकि यदि केंद्र के पास ईडी और सीबीआई है, तो राज्य में जो नई सरकार आएगी उसके पास भी तो बहुत कुछ होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पिछले दिनों कहा था कि एकनाथ शिंदे उनके घर पर जाकर रो रहे थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बीजेपी के साथ जाने के सिवाय, मजबूरी में पार्टी को तोड़ना पड़ा, साथ छोड़ना पड़ा। तो सवाल है कि जब मजबूरी खत्म होगी और सीएम पद का लालच भी समाप्त हो जाएगा, तो भाजपा किस आधार पर एकनाथ शिंदे को रोक पाएगी? और यदि नहीं रोक पाई, एकनाथ शिंदे ने पलटी मार दी, तो उनके साथ जो सांसद हैं वो भी भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। यानी लंगड़ी सरकार और कमजोर हो जाएगी। यानी नीतीश और नायडू और ज्यादा बार्गेनिंग की पावर में होंगे। बाकी जो होगा वक्त बताएगा। फिलहाल आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी में और भयंकर बगावत को हवा दे सकते हैं, जिसका असर दिल्ली की कुर्सी पर भी पड़ने वाला है। यही वजह है कि विश्वगुरु टाइप के लोगों के चेहरे से रंगत गायब हो गई है। अच्छा, मैंने आपको एक चोरी की घटना के बारे में बताने को कहा था। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र का है। यहाँ रायगढ़ जिले में एक गजब की चोरी का मामला सामने आया। यहाँ चोरी करने वाले ने न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि चुराया हुआ सामान वगैरह भी वापस कर दिया, वो भी एक तस्वीर देखकर। दरअसल एक चोर लगभग 10 दिनों से बंद एक घर में चोरी करने गया था। एक दिन कुछ सामान चोरी की, फिर दूसरे दिन भी उसी घर में चोरी कर रहा था।
था तो उसे एक तस्वीर दिखी और वो तस्वीर थी मराठी के मशहूर कवि और लेखक पद्मश्री नारायण सुर्वे की, जिनकी साल 2010 में मौत हो चुकी है। चोर को जब ये पता चला कि जिस घर में वो पिछले 2 दिन से चोरी कर रहा था वो मशहूर कवि और लेखक का घर है, तो उसने बाकायदा माफीनामा लिखकर सारा सामान उस घर में वापस रख दिया। इस खबर को शेयर करते हुए पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने लिखा है कि कवियों और लेखकों से कैसे पेश आते हैं चोरों तक को पता है, लेकिन 10 साल से सरकार लगातार लेखकों और पत्रकारों और कवियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। सरकार ने तानाशाही को ही लोकतंत्र समझ लिया है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।